रोजाना एक जैसा खाना बोरिंग हो जाता है। अगर आप अपने खाने में कुछ नयापन लाना चाहें तो जरूरी नहीं कि वो सेहतमंद ही हो। जब बात किडनी के मरीजों की हो तो इनके पास ऐसा कोई विकल्प नहीं होता। उन्हें वही आहार दिया जाता है जो उनकी डैमेज्ड किडनी के लिए फायदेमंद हो। रोजाना परांठा या पूरियां स्वस्थ इंसान के लिए भी हानिकारक होती हैं। अगर बात किडनी के मरीजों की हो तो ऐसे आहार से उन्हें दूर रहना चाहिए। उन्हें सिर्फ रोटी का सेवन ही अलाउड होता है। अब रोजाना एक जैसी रोटी भी बोरिंग लगने लगती है, इसलिए हम ऐसे आहार के बारे में बताते हैं जिनका सेवन किडनी के मरीजों के खाने में कुछ बदलाव लेकर आता है। आज हम आपको बताएंगे कि गेहूं के आटे से आप कितने प्रकार की रोटी बना सकते हैं जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी। इसका सेवन आपको अच्छा लगेगा, साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होगी। स्वागत है आपका हमारे शो डाइट गुरु में, जहां हम किडनी मरीजों के लिए ऐसे आहार के बारे में बताते हैं जिसका सेवन किडनी के मरीज कर सकते हैं। ऐसी एक खास विषय के साथ हम आपके सामने आए हैं। आज हम आपको बताएंगे गेहूं के आटे से कितने प्रकार की रोटी बनाई जा सकती है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल स्टॉप किडनी एनालिसिस को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ और बात करते हैं गेहूं के कुछ फायदों के बारे में। गेहूं अधिकतर परिवारों का मुख्य आहार है। गेहूं का सेवन इसको पीसकर इसके आटे की रोटियां बनाकर किया जाता है। गेहूं की अपनी एक अलग पहचान है और साथ ही इसका औषधीय महत्व भी है। गेहूं का वनस्पतिक नाम ट्रिटिकम सेटिवम होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सही मात्रा में होता है। गेहूं के दाने कड़क और मुलायम दोनों प्रकार के होते हैं। कड़क दाने वाले गेहूं में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। ज्यादातर खाने के लिए कड़क दाने वाले गेहूं का उपयोग किया जाता है। गेहूं के आटे को छानकर जो चोकर निकलता है वो भी पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है। चोकर में आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। गेहूं में पाए जाने वाले पोषक तत्व आपको खांसी जुकाम जैसी परेशानी से दूर रखते हैं। इसका सेवन याददाश्त को तेज बनाता है। शरीर में होने वाली खुजली की समस्या को दूर करने के साथ किडनी स्टोन से बचने के लिए गेहूं काफी फायदेमंद होता है। गेहूं के आटे की रोटी का सेवन सभी करते हैं, लेकिन आप अगर गेहूं का सेवन करते हैं तो ये भी आपके लिए लाभदायक होता है। गेहूं को भिगोकर उसका पानी पीने से यूरिन से जुड़ी समस्या नहीं होती। गेहूं का सेवन आपकी बोन्स को मजबूत रखने में मदद करता है। गेहूं के आटे से आप आहार में कई चीजें बना सकते हैं जो खाने में स्वादिष्ट भी होती हैं, साथ ही ये सेहत से भरपूर भी रहती हैं। बात अगर किडनी के मरीजों की हो तो हमें इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि गेहूं से ऐसा कोई आहार ना बनाया जाए जो किडनी खराबी का कारण बने। वैसे तो आटे से साधारण रोटी बनाई जा सकती है, लेकिन अगर किडनी के मरीजों के रोजाना के आहार में कुछ बदलाव किया जाए तो आप रोटी को भी कई तरीके से बना सकते हैं। आप थोड़े से हैरान होंगे कि गेहूं के आटे से अलग प्रकार की रोटी कैसे बना सकते हैं। आपको बता दें कि हम रोटियों में उन चीजों को मिला सकते हैं जो किडनी के मरीज आसानी से खा सके। इससे उनके खाने में बदलाव भी आएगा और खाने में अच्छी भी लगेंगी। तो चलिए जानते हैं आप कितने प्रकार से रोटियों को बना सकते हैं। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि किडनी के मरीजों को जिन चीजों का सेवन डॉक्टर अलाउ करते हैं उसके आधार पर ही मरीजों को आहार बनाना है। आप किडनी रोगी के लिए कद्दू की रोटी बना सकते हैं। किडनी के मरीजों को कद्दू का सेवन अलाउड होता है, तो आप मरीजों के आहार में बदलाव करने के लिए कद्दू की रोटी बना सकते हैं। इसके लिए आपको बस कद्दू को पीसकर आटे के साथ गूंदना है, फिर रोजाना की तरह आप रोटी बनाएं। इससे मरीज के खाने में कुछ बदलाव होगा, साथ ही ये खाने में भी स्वादिष्ट लगेंगी। आप किडनी रोगी को गाजर की रोटी भी दे सकते हैं। किडनी मरीजों के आहार में बदलाव करने के लिए आप उन्हें गाजर की रोटी भी दे सकते हैं। गाजर की रोटी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, साथ ही इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व आपको स्वस्थ रखते हैं। ध्यान रहे कि गाजर का सेवन किडनी मरीजों को 10 दिन में एक बार ही करना है। इसकी रोटी भी 10 दिन में सिर्फ एक बार ही खाएं। अगला है लौकी की रोटी। रोजाना आटे की साधारण रोटी खाने से कई बार मरीजों में चिड़चिड़ापन दिखाई दे सकता है। उनके आहार में कुछ बदलाव चाहें तो उनकी रोटी में कुछ बदलाव कर सकते हैं। इसके लिए आप उन्हें लौकी की रोटी भी बनाकर दे सकते हैं। लौकी किडनी के लिए काफी फायदेमंद होती है। लौकी किडनी के मरीज खा सकते हैं। लौकी खाने में हल्की होती है और जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, इसलिए लौकी का सेवन किडनी के मरीजों को अलाउड होता है। आप चाहें तो लौकी की भरवा रोटी बनाकर भी दे सकते हैं। ये भी किडनी मरीजों के लिए एक अच्छा विकल्प है। अगला है टिंडे से बनी रोटी। किडनी के मरीजों को आप टिंडे की रोटी बनाकर भी दे सकते हैं, क्योंकि टिंडा खाना किडनी के मरीजों को अलाउड होता है। इसलिए आप गेहूं के आटे में टिंडे को मिलाकर उसकी रोटी बना दें। ये उनके खाने में बदलाव लाएगा, साथ ही इसका सेवन उनके लिए अच्छा होगा।
टिंडा किडनी के मरीजों के लिए एक बेहतर आहार है जिसका सेवन किडनी के लिए लाभदायक होता है। आप टिंडे की भरवा रोटी बनाकर भी किडनी के मरीज को दे सकते हैं। यह कुछ तरीके जो आपकी रोजाना की रोटियों में कुछ बदलाव लेकर आते हैं। आपको इसका सेवन कितनी मात्रा में करना है, इसके लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। साथ ही किडनी को स्वस्थ रखने के लिए अपने जीवन में योग और आयुर्वेद को शामिल करें। जिन लोगों को किडनी में कोई भी समस्या है वो अपने जीवन में आयुर्वेदिक उपचार को शामिल कर सकते हैं। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी की सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा का उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। कर्मा आयुर्वेदा में आपको सफल इलाज के साथ साथ बेहतर आहार की जानकारी भी दी जाती है जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने विचार और सुझाव भी आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर मिलूंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक पेशेंट और जुड़े हैं और उनको पहले प्रॉब्लम्स हो रही थी, क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ था और अनेकों प्रकार की दिक्कत हो रही थी। जानेंगे उनसे क्या क्या समस्याएं थी और कैसे कैसे आराम हुआ। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? गुड़गांव से। जब आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत आ रही थी? तब तो उल्टियाँ भी आ रही थी, सोजिश भी बहुत ज्यादा थी। अब नहीं है। आप उल्टी नहीं आती? उल्टी नहीं आ रही, पहले से ठीक लग रहा है। हाँ, सूजन अब पहले से कम है? सूजन का मैं जैसे लटका है आज सुबह से धूप आ गया, नहीं वैसे तो नहीं आएगा। ऊपर पैर रख करके रखूंगी ना, ये बैठती तो आगे स्टूल रख लेती है तो नहीं आती। नहीं। बेसिकली क्रेटिनाइन जो है ना वो बड़ा हुआ था, 4.15 था जब आपके पास आया। तो अभी 3 महीने हो गए हमें आपके ट्रीटमेंट लेते हुए, साथ में एलोपैथी भी चल रही है। अभी क्रेटिनाइन लास्ट जो रिपोर्ट हुई है 2 दिन पहले वो 2.57। तो ये रिपोर्ट्स आपने कहाँ से करा? ये मॉडर्न डायग्नोस्टिक गुड़गांव से कराई है। ये 88 डेज की जो रिपोर्ट है उसमें अच्छा, आपने चार्ट बनाया हुआ है? हाँ, चार्ट सामने दिखते दिखाएं। 4.15 से 2.57 हो गए। क्रिटिकल पैरामीटर्स थे, ये हमने डाल लिए थे इसमें ताकि हम समझ सकें कि भाई कितना फर्क आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो ये इसमें 4.15 था, फिर 3.96 था, फिर 3.58 हुआ, फिर उसके बाद 2.77 था, अभी 2.57 है। बेसिकली 3 मंथ पे 2.5 अप्रोक्सीमेट 1.6 डाउन आ गया। और ये आपने रेगुलर टेस्ट भी कराए हैं? हाँ, हर 3 हफ्ते में टेस्ट। 3 हफ्ते में टेस्ट कराते हैं, बिल्कुल ये रिक्वायरमेंट है, तो जहाँ भी चेक करा रहे हैं उसके लिए। फिजिकली भी काफी फर्क आया है पहले से, स्वस्थ महसूस कर रहे हैं पहले से, बहुत अच्छी चीज है। ये इनकी रिपोर्ट्स हैं, मॉडर्न डायग्नोस्टिक से इन्होंने कराई है और ये काफ़ी फेमस लैब है। ये दिल्ली के बाहर भी इनके ब्रांचेज हैं। कांता शर्मा की रिपोर्ट है मॉडर्न लैब्स की, 10 दिसंबर 2019 की रिपोर्ट है। 4.15 था क्रेटिनाइन जब आए थे। यूरिया वाज अराउंड 152.5, दोनों चीज़ें बढ़ी हुई थी। और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस है वो भी 3.4 था और भी काफ़ी सारे पैरामीटर्स जो थे वो डिस्टर्ब थे इनके। उसके बाद फिर उन्होंने 7 जनवरी को टेस्ट कराया है और इसके अंदर जो क्रेट लेवल आया है दैट इज केम डाउन टू 3.96 और यूरिया जो है वो 152.5 से 108.7 हुआ है, वो भी रिड्यूस हुआ है। और फिर इन्होंने दोबारा से टेस्ट कराया है मॉडर्न डायग्नोस्टिक, कांता शर्मा, 72 इयर्स, और इसके अंदर जो क्रेटिनाइन हुआ है 3.58 हुआ है। यूरिया फर्दर और रिड्यूस हुआ है, 89.2 हुआ है। फिर इन्होंने एक और रिपीट टेस्ट कराया है 25 फरवरी को। इसके अंदर जो क्रेट लेवल है दैट इज केम डाउन टू 2.77 एंड यूरिया हैज केम डाउन टू 97, थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर। और जो एक जो लेटेस्ट इन्होंने टेस्ट कराया है 16 मार्च 2020 में, इसमें जो क्रेटिनाइन आया है 2.57 आया है। और अगर हम फर्स्ट रिपोर्ट और इनकी लास्ट रिपोर्ट देखें तो जो 10 दिसंबर को जब ये आए थे और अभी जो इन्होंने 16 मार्च को कराई है 4.15 से 2.57 का क्रेट लेवल हुआ है। और जो इनका यूरिया था वो 152 से 101 की रेंज में आया है। और बाकी सारे जो पैरामीटर्स हैं वो भी काफी इंप्रूव हुआ है। फिजिकल लेवल पर भी पेशेंट को बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट्स हैं।
तो आपने तो देखा होगा कि किस प्रकार से इनको चेंजेस आए हैं, किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट आई है। तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे उन किडनी पेशेंट्स को, क्योंकि आपको पता है कितनी गंभीर बीमारी है, तो क्या मैसेज रहेगा आपका? हमारा मैसेज तो ये रहेगा कि जनरली लोग जो हैं वो एलोपैथी पे ही जाते हैं, और वेरी ऑनेस्टली एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदिक जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि एलोपैथी वालों को पता रहता है, कहते हैं आयुर्वेदिक ट्राई मत करो। जी जी बिल्कुल। तो हमने हमने ये एक सेकंड ऑप्शन के तौर पे यूज किया था, बट एलोपैथी वालों का कहना ये था कि दे विल मेंटेन दिस लेवल एट 4.1155, will not let it go further. They never told us that it will come down. But in this particular case, we got from you that it will come down, and it has come down also. So it is drastically. So our point of view is that we must try Ayurvedic also at your clinic, so that people can get benefited out of it. Yes. And also we have seen a lot of patients in allopathic sciences of medications, they do say that this won't increase further, but in the long run it has been seen that the creatinine level increase further and the patient is left out on dialysis also. Yes. Otherwise no one would have been on dialysis if they would have been maintaining it at that Our level. basic reason of coming and trying this medicine was that you people always maintained that this will come down, which allopathic never said that this will come down. They said they will try to maintain or will linger on this process. But here we have seen it is being cured. So and if we are thankful that you told that allopathy should also be continued with this, because nobody wants that allopathic should be stopped. So with allopathic, this is a fantastic combination, and people should adopt this. This is like a protocol. If one patient, Uma Kanta Sharma, can benefit, then many other patients can also benefit. Yes, sure. इवन एक चीज ये और है कि बीमारी इवन होती है। एलोपैथी में भी हमने नॉट ओनली वन डॉक्टर, हमने 2 या 3 डॉक्टर्स को ट्राई किया। इनिशियली काफ़ी बड़े हॉस्पिटल में हम गए, वहाँ पे जब हमने डॉक्टर को ट्राई किया तो उन्होंने जाते ही कुछ फर्दर टेस्ट कराए, और टेस्ट कराने के बाद बोला कि कुछ नहीं हो सकता है, इमीडिएटली आप फर्शुला बनाइए, विद इन 2-3 मंथ यू विल ऑन डायलिसिस। फिर हमने नहीं उनकी बात पे ज़्यादा ध्यान दिया, देन वी हैव टेक सेकंड ओपिनियन एंड देन थर्ड ओपिनियन। इन थर्ड ओपिनियन दे हैव टेक चांस, उन्होंने कहा नहीं कोशिश करके देखते हैं, अभी टाइम तो निकल गया शायद, हालांकि उन्होंने हमें बायोप्सी के लिए बोला, जो हमने मना कर दिया, क्योंकि बेसिकली बायोप्सी का रिस्क ये था कि अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी तो किडनी नहीं रहेगी, तो हम क्या एलोपैथी और क्या आयुर्वेदिक क्या ट्राई करेंगे जब जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो वो हमने मना कर दिया। तो उन्होंने मतलब बेसिस ऑफ अदर टेस्टिस उन्होंने अपनी मेडिसिन स्टार्ट की है, वो भी चल रही है, प्लस आपकी मेडिसिन भी ऑलमोस्ट अब हम 90 दिन हो गए हैं, 3 महीने निकल गए हैं, तो रिजल्ट तो काफ़ी अच्छे हैं, बाकी चीज़ें भी नहीं बढ़ी हैं। तो ये है कि एलोपैथी में भी हमने मतलब ऐसा नहीं है कि एक नहीं 2-3 लोगों को ट्राई किया है। डेफिनेटली क्या होता है जब पेशेंट प्रॉब्लम होता है, सेकंड ओपिनियन थर्ड ओपिनियन लेने जाता है, जब आपको डायलिसिस एडवाइस कर दिया है, देन यू विल गो टू अदर डॉक्टर्स आल्सो। बट उनका जो प्रोटोकॉल होता है, चाहे आप एक के पास जाएंगे चाहे 10 के पास जाएंगे, दैट मोर और लेस रिमेन्स द सेम। थोड़ा बहुत डॉक्टर वेरी कर सकता है। नहीं, उनका प्रोटोकॉल यही है कि भी वो बड़ा सीधा सा कहते हैं कि अगर आप किसी भी आयुर्वेदिक की लेंगे देन वी विल नॉट एंटरटेन यू, आपकी फाइल नहीं देखेंगे, जो कि हमने अभी किसी भी को नहीं बताया कि हम आयुर्वेदिक की दवाई भी उनके साथ ले रहे हैं। वेरी क्लियर कि भी अगर आप कोई चूर्ण चटनी चाटोगे तो उसकी हमारे पास कोई गारंटी नहीं है, उनकी बैटिंग रहती है। आपने तो देख लिया कि किस प्रकार से चेंजेस आए हैं। आयुर्वेद आजकल चूर्ण चटनी तक सीमित नहीं रह गया, ये शायद क्योंकि बिकॉज उनका पैथी अलग है, वो उसी चीज में उन्होंने पढ़ा है, तो उसी में ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है उनको। बट ये काफी एडवांस हो चुकी हैं चीजें और काफी अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं, आपने देखा भी है। ये बीमारी होती कहाँ है? ये बीपी और डायबिटीज जो आपकी अनकंट्रोल चल रही है उसके वजह से होती है। जब ये अनकंट्रोल रहती है, लंबे समय तक रहता है अनकंट्रोल, बीपी ज्यादा रहा है, उस वजह से होता है, किडनी को नुकसान देता है। हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी कहा जाता है इसको, हाई ब्लड प्रेशर की कॉम्बिनेशन। बीपी बढ़ता है तो कई सारे ऑर्गन्स को जाके नुकसान देता है, उसमें से किडनी भी है। किडनी हमारी ज्यादा प्रोन होती है नुकसान के, तो जल्दी उसको नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। डॉक्टर साहब, आप एक सवाल है, अभी जो आप दवाई दे रहे हो उसमें एक काढ़ा दे रहे हो जो बीपी के लिए है, तो ये तो आपने जो ट्रीटमेंट दिया है टोटल ये तो दिया है किडनी का, लेकिन क्या अगर किसी को खाली बीपी है तो वो उस काढ़े को लेके अपनी जो बीपी की नॉर्मल डोज है उसको बंद कर सकता है? बहुत सारे पेशेंट्स की बीपी की जो मेडिकेशन होती है, देखिए क्या होता है, एलोपैथी में आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, दे आर नॉट क्यूरिंग इट,
आप बीपी की दवाई ले रहे हो, आप मेंटेन करा रहे हो उसे 30 साल तक 40 साल तक बीपी, वो भी धीरे धीरे एलोपैथिक मेडिकेशंस की अपनी कॉम्प्लिकेशन हो रही है। डायबिटीज भी कोई मेंटेन हो रही है, सिर्फ आप दवाई ले रहे हो मेंटेन चल रही है, इंसुलिन ले रहे हो मेंटेन चल रही है। बहुत सारे लोगों की बीपी की मेडिसिन भी बंद हुई है, डायबिटीज के इंसुलिन कम हुए हैं, डायबिटीज की मेडिकेशन बंद हुई है मेडिसिन। हमारा क्या होता है, आवर्स इज एन होलिस्टिक अप्रोच। इनको अभी ना सिर्फ किडनी में बल्कि बीपी में भी चेंजेस नजर आएंगे, और अगर डायबिटीज है किसी पेशेंट को उसको उसमें भी नजर आएंगे। तो ये चीज नहीं, मैं जरा पूछ रहा था बिल्कुल हाँ, अगर किसी को है बीपी तो उसकी बीपी वो बंद हो सकती है। वो जो क्वेश्चन वो ये है कि आप सिर्फ जनरली आपके पास लोग आते हैं किडनी ट्रीटमेंट के लिए, तो किसी को डायबिटीज है या वो बीपी का पेशेंट है तो क्या वो भी आप ट्रीट बिल्कुल। करते हैं या सिर्फ किडनी के लिए? करते हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उसकी बीपी की दवाइयां बहुत से पेशेंट्स की बंद हुई, जिनको किडनी प्रॉब्लम नहीं थी उनकी बीपी की मेडिकेशंस काफी उनकी बंद हुई हैं। ऐसा ही सेम इज द केस गोज विद द इंसुलिन कोई ले रहा है या कोई डायबिटिक पेशेंट है, उनका भी ट्रीटमेंट हुआ है, मेडिकेशन एलोपैथिक मेडिकेशन बंद हो गई। आप रेगुलर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, मॉनिटरिंग सब चीजों की है हमारे पास, बीपी की है, शुगर की है। देखिए मेडिसिन बंद होने के बाद भी वो कंट्रोल रहती है चीजें। स्टॉप किडनी डायलिसिस।